नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे में जनता के भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, या ऐसा भी माना जाता है कि जो शिव शंभू हैं ये गूंगी जनता के भावों को अभिव्यक्ति देने वाले लेखक हैं। तो आइए इस भाव को समझने का प्रयास करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से आ सकता है कि शिव शंभू गूंगी प्रजा का वकील है। इस कथन के संदर्भ में शिव शंभू के चिट्ठे के आधार पर इनकी भूमिका पर विचार कीजिए कि शिव शंभू ने क्या भूमिका निभाई है जनता की आवाज को बुलंद करने में या जनता की समस्याओं को सामने लाने में। किसके माध्यम से? शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से। देखिए, जो शिव शंभू है ये इनका कल्पित नाम है, या जिनको छदम नाम कह सकते हैं, यानी छल के लिए इन्होंने ये नाम रखा हुआ है। और चिट्ठे यानी पत्र, लेख, ये नाम इन्होंने परिवर्तित क्यों किया? क्योंकि जिस समय काल में इन्होंने ये पत्र लिखे, ये चिट्ठे लिखे, उस समय काल में हम अंग्रेजों के अधीन थे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उस समय में लिखना एक बहुत ही बड़ा, यूं कहे तो, अपराध माना जाता था। और अंग्रेज जो है उस व्यक्ति विशेष और उसकी रचना को जब्त कर लिया करते थे। उसी बात से बचने के लिए शिव शंभू ने अपना जो नाम है, या बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपना नाम क्या रखा है, यहाँ पर शिव शंभू रखा है। तो देखिए, इसकी अगर बात करें तो हिंदी में व्यंग्य विनोद की शैली। व्यंग्य विनोद का मतलब क्या है? हंसी मजाक, कटाक्ष के माध्यम से मजाक करना। तो ये क्या, एक शैली, एक तरीका है किसका? लेखन का। और इसके माध्यम से उन बातों पर कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है जो कि परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, या जो अंग्रेजों की विरोधी नीतियां थी, उन पर ये व्यंग्य करते हैं। इस शैली में बाबू बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। शिव शंभू के कल्पित नाम से, कल्पित नाम जो किसका है? शिव शंभू का नाम है। किसका? ये मुख्यतः किसके लिए रखा? बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने लिए नाम रखा। और इस नाम से लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे, यानी एक तरह से 8 पत्र लिखे। ये चिट्ठे उस समय की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं। लॉर्ड कर्जन कौन है? भारत के वायसराय हैं, जो 2 बार भारत के वायसराय बने, लेकिन इनके मन में भारतीयों के प्रति कोई लगाव नहीं था। महारानी विक्टोरिया अगर भारतवासियों के लिए कुछ अच्छा करती, तब भी वे उस अच्छे कानून को, उन अच्छे नियमों को यहाँ पर लागू ना करके अपनी क्रूर नीतियों से भारतीयों के साथ क्रूर व्यवहार ही करते थे। ये चिट्ठे सन 1903 से 1905 के मध्य में, यानी इनका रचना काल क्या है? 1903 से 1905 के मध्य में कहाँ पर प्रकाशित हुए? भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुए थे। उस समय स्वयं गुप्त जी ही भारत मित्र के संपादक भी थे, इसीलिए उन्होंने इस पत्र में इन चिट्ठों को प्रकाशित किया। अब इनमें देखें कि किस प्रकार से इन्होंने गूंगी जनता क्यों कहा है? क्योंकि जो भारतीय जनता है वो जो परिस्थितियां हैं इनका विरोध नहीं कर रही है, आवाज बुलंद नहीं करती अन्याय के खिलाफ, इसलिए उसको गूंगी प्रजा कहा है। और शिव शंभू को क्या कहा है? वकील कहा है। इस बात को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शिव शंभू जी ने या बाल मुकुंद गुप्त ने समाज के दुख दर्द की अभिव्यक्ति की है। किसके माध्यम से? अपने इन चिट्ठों के माध्यम से। शिव शंभू प्रतंत्र देश यानी गुलाम देश का नागरिक है। वह मन बहलावे के लिए भांग का सेवन करता है, यानी अपने मन को प्रसन्न करने के लिए भांग का सेवन करता है। भांग का नशा उसकी चेतना को विलीन नहीं करता, लेकिन इस नशे में वो अपनी चेतना को नहीं भूलता, हल्का सा सरूर होता है और मादक न होकर मन को तरंगायित करने में समर्थ है। यानी मन क्या है? तरंगों में, यानी आनंद में हो जाता है, जबकि वो वहां पर चेतना विहीन नहीं होता। मन की इसी मस्ती में शिव शंभू अपने चारों ओर फैले हुए समाज के दुख दर्द की कहानी कहना शुरू करता है। देखिए, यहाँ पर शिव शंभू के बारे में लिखा है, वो स्वयं अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं स्वयं शिव शंभू, मैं जनता के दुख दर्द की कहानी लिख रहा हूँ, लॉर्ड कर्जन के अन्याय के प्रति अपनी बात कह रहा हूँ। तो इस तरह के जो भाव है वो इसमें आए हैं। और यहाँ पर उन्होंने शिव शंभू क्योंकि भांग का सेवन किया करते थे और अपनी मस्ती में रहा करते थे स्वयं भगवान शिव, तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप को किसका नशा मानते हैं? भांग का नशा
करने के आदी हैं या मानते हैं कि भांग का सेवन करता है और वो अपनी चेतना को नहीं भूलते, बल्कि आनंदित होकर, उस नशे में मादक होकर, आनंदित होकर मन के उमंगों को महसूस कर सकते हैं और इसी मस्ती में वो अपने आसपास फैले हुए दुख दर्द की कहानी को कहने की शुरुआत करते हैं। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारतीय शिव शंभू अपने अस्तित्व को यदि अनुभव कर पाता है तो वो केवल प्रतंत्र भारत की तबाही और बर्बादी के लिए जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने अपने शासन काल में रचे, उनका संकेत इन चिट्ठों में लेखक ने जिस शैली में प्रस्तुत किया है वह निसंदेह कोई शक नहीं है कि हिंदी व्यंग्य की बेजोड़ और बेमिसाल शैली है। यानी लोगों के दुख दर्द की अभिव्यक्त करने का ये सबसे बेजोड़ तरीका इन्होंने अपनाया है। तो अपने इन चिट्ठों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, समाज के लोगों के दुख दर्द को अभिव्यक्त किया है। अगला पॉइंट क्या है, कर्जन की दमनकारी नीतियों के प्रति आक्रोश। लॉर्ड कर्जन के विषय में प्रसिद्ध है कि ये अहंकारी शासक था। लॉर्ड कर्जन ने शासन काल में भारतीय जनता के लिए सुख सुविधाओं की प्राप्ति असंभव हो गई थी। उल्टे पहले से मिले अधिकार भी लॉर्ड कर्जन ने छीन लिए थे। सिविल सर्विसेज में भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, उसके लिए अनेक बाधाएं बना दी गई थी। बंगाल का विभाजन किया गया और फूट की नीति को अपनाया। कठोर कर कानूनों से शोषण और निर्धन गरीब जनता पर बढ़ता अत्याचार, ये सब कर्जन की दमनकारी नीतियों के उदाहरण हैं। यानी इन नीतियों के माध्यम से जो कर्जन है भारतीय जनता को प्रताड़ित करते थे। जनता की पीड़ा की उपेक्षा करते हुए उसने अपने अहम की तुष्टि के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भव्य दरबार रचाए और विक्टोरिया मेमोरियल जैसी नुमाइशी निर्माण भी कराए। शिव शंभू शर्मा ने कर्जन की नीयत को पहचानकर उसे सचेत करना आवश्यक समझा कि वायसराय होकर भी वह भारतीय प्रजा से दूर है, क्योंकि इस चिट्ठे में उन्होंने कर्जन को संबोधित किया है कि वो जनता के साथ ऐसा अन्याय ना करे, जबकि वो भारत का वायसराय है। तो इसके माध्यम से कर्जन को सचेत करते हैं कि वो जनता पर अन्याय ना करे। जनता के हित से विमुख रहने के कारण वह माई लॉर्ड तो है पर माई बाप नहीं बन सकता, यानी जनता के मनोभावों तक वो नहीं पहुंच सकता, उनके मन पर राज नहीं कर सकता। भयभीत और गुलाम प्रजा अपने दुख नहीं कह पाती, इसीलिए उसकी ओर से बोलने का दायित्व भंगड़ी शिव शंभू को उठाना पड़ा। यानी इसीलिए वो किसकी ओर से बोल रहा है, जनता की ओर से, क्योंकि जनता अपने भावों को उसके सामने कुछ अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, इसलिए भांग के नशे में आनंदित रहने वाले शिव शंभू को ये काम करना पड़ा है। तो अपने इन निबंध के माध्यम से, इन चिट्ठों के माध्यम से उन्होंने किसका विरोध किया है, दमनकारी नीतियों का विरोध किया है जो कर्जन ने भारतीयों पर लागू की थी। अगला पॉइंट हम बनाएंगे, निर्भीक जनप्रतिनिधि और नैतिक साहस का प्रतीक। शिव शंभू शर्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बिना किसी औपचारिक अधिकार, पद या सनद के भी भारतीय जनता, विशेषकर कंगाल और गूंगी प्रजा का सच्चा प्रतिनिधि बनकर सामने आता है। जो शिव शंभू है वो बिना डरे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बात को सामने रखते हैं। किसके? कर्जन के या अंग्रेजी सत्ता के। उसका प्रतिनिधित्व जन्म, जीवन और मिट्टी से उपजा है, क्योंकि वो भारत में ही जन्मे हैं, भारत से उनका जीवन जुड़ा है और वो मानते हैं कि आखिर इसी मिट्टी में इस शरीर को विलीन हो जाना है। वह इसी देश की धूल में पला है, इसी भूमि के अन्न जल से जीवित है और अंततः इसी मिट्टी में मिल जाने का संकल्प रखता है। कौन? जो शिव शंभू है। उसके पास न उपाधि है, न दरबार में प्रतिष्ठा, न सत्ता से हाथ मिलाने की हैसियत, फिर भी उसमें क्या है? सच कहने का साहस है। बनाम लॉर्ड कर्जन। इस चिट्ठे में शिव शंभू निर्भीक व्यंग्य के साथ साथ सत्ता को स्मरण कराता है कि पद स्थायी नहीं होते और सच्ची स्मृतियां संगमरमर को मूर्ति से नहीं बल्कि जनता के हृदय में बनती है। क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने संगमरमर की मूर्तियां बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। जैसे विक्टोरिया पैलेस उन्होंने बनवाया कलकत्ता में, इसी तरह से उन्होंने और भी अनेक निर्माण करवाए जो संगमरमर के पत्थर से हुए थे। तो ये मानते हैं कि संगमरमर की मूर्तियां बनाकर जनता के मन पर, जनता के हृदय पर राज नहीं किया जा सकता। जनता के हृदय पर राज कब
होता है जब उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए, जब उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार शिव शंभू दलित दमित भारतीयों की आत्मा की आवाज बनकर उभरते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और ये नैतिक साहस के प्रतीक है। यानी नैतिकता के आधार पर इनके पास कोई पद, ओहदा या उपाधि नहीं है जिसके बल पर ये अपनी बात को अंग्रेजी शासन के सामने रख रहे हैं, बल्कि नैतिक साहस करके लोगों की बात अंग्रेजों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, भाग्यवादी जड़ता पर प्रहार करने वाला जागरूक व्यंग्यकार। भाग्यवादी जड़ता से अभिप्राय क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा था, और उस समय परिस्थितियों से विवश होकर जो भारतीय जनता थी उसने भी अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। यानी अगर जीवन में दुख है तो हमारी किस्मत में लिखा है, अगर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं तो शायद हमारे भाग्य में लिखा था, अगर हम गरीब हैं तो शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। यानी भाग्य के भरोसे अपना जीवन जीने लगना, उस जड़ता पर, और उससे क्या है, वो कोई प्रयत्न नहीं करते, उनके जीवन में जड़ता आ जाती है, उस पर वो प्रहार करते हैं और इससे जनता को जागरूक करने वाले व्यंग्यकार के रूप में उभर कर सामने आते हैं। शिव शंभू शर्मा की प्रमुख विशेषता यह है कि वे केवल सत्ता के अत्याचारों की आलोचना नहीं करते, बल्कि भारतीय समाज की भाग्यवादी और संघर्षहीन मानसिकता पर भी निर्भीक होकर प्रहार करते हैं। लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार वायसराय बनने पर जहां अधिकांश भारतवासी विवश होकर इसे ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं, कि वही शिव शंभू कलम के माध्यम से प्रतिरोध व्यक्त करता है। लॉर्ड कर्जन जब दूसरी बार आए तो सबको ये उम्मीद थी कि वो एक अच्छे वायसराय बनकर वापस भारत में लौटेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लोग निराश होकर मानते हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा है, तो ही हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, लेकिन शिव शंभू इस बात का विरोध करते हैं। श्रीमान का स्वागत शीर्षक जो उनका चिट्ठा है, उसमें वे कर्जन के पुराने काले कारनामों पर व्यंग्य करते हैं और साथ ही भारतीयों की तमाशाई प्रवृत्ति को उजागर करते हैं कि भारत के लोग तो बस तमाशा देखने की आदत हो गई है उनको, उस बात को उजागर करते हैं। इतिहास के उदाहरणों के सहारे वे दिखाते हैं कि भारतवासी सदियों से सत्ता के उतार चढ़ाव को दर्शक बनकर देखते आए हैं, सहते रहे हैं, पर दृष्टि नहीं हटाते, यानी प्रयास नहीं करते इस उतार चढ़ाव को समाप्त करने के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। शिव शंभू इस निष्क्रियता को राष्ट्रीय दुर्बलता मानते हैं और व्यंग्य के माध्यम से जनता को आत्मचेतना और सक्रिय प्रतिरोध की ओर उन्मुख करते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर जनता निष्क्रिय रहेगी, अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगी, तो ये भारत राष्ट्र की दुर्बलता है। इसीलिए वो व्यंग्य के माध्यम से, कटाक्ष के माध्यम से जनता को आत्मचेतना यानी उनकी आत्मा को जगाना चाहते हैं कि वो सक्रिय होकर चेतना सहित प्रतिरोध करे और इस विपरीत परिस्थिति में उसका डट कर सामना करे या गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आजादी का प्रयास करे। उसके बाद है निर्भीक स्पष्टवादिता और व्यंग्यात्मक साहस। देखिए, उस समय काल में जब अंग्रेजों का इतना दबदबा था, उसमें लेखन के माध्यम से इस तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से विचारों की प्रस्तुत करना उनकी निर्भीक स्पष्टवादिता को दिखाता है। शिव शंभू शर्मा की विशेषता है वो क्या है कि उनकी निर्भीक स्पष्टवादिता और आत्मसम्मान से युक्त जो व्यंग्यात्मक वाणी है। लॉर्ड कर्जन के भव्य स्वागत के अवसर पर जहां राजा महाराजा और नगर पालिकाएं ये चापलूसी में लीन थी, यानी जब लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आए तो राजा महाराजा और नगर पालिकाएं ये क्या कर रही थी, चापलूसी कर रही थी। वहीं कर्जन के द्वारा भारतीय जनता की कटु आलोचना, यानी जो कर्जन है वो हमेशा भारतीय जनता को नीचा दिखाने के लिए हमेशा उसकी बुराई ही करता था। ये शिव शंभू को असह्य है, वो सहन नहीं कर पाते। उन्होंने बिना लाग लपेट के सीधे शब्दों में शासक को बताया कि उसने इस देश को कभी समझा ही नहीं, जबकि भारत ने उसे भली भांति पहचान लिया है। यानी उसने कभी देश के लोगों को समझने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि भारत उसे भली भांति जानता है। शिव शंभू की भाषा में न तो दीनता है, न ही मिथ्या अहंकार, बेकार का छल दिखावा करने वाला अहंकार भी नहीं, केवल सदे हुए शब्दों से वो व्यंग्य करते हैं और ये उनका नैतिक साहस है।
वे अंग्रेजी सत्ता के प्रताप को जानते हैं, फिर भी डर कर चुप नहीं रहते। पौराणिक निरंकुश शासक रावण के रूपक से वह अंग्रेजी प्रभुत्व और भारतीय राजाओं को कायर दास्ता पर तीखा प्रहार करते हैं। इस प्रकार शिव शंभु सत्ता के सामने सच कहने वाला निडर और जनस्वर बनकर उभरता है। तो कहने का भाव क्या है कि निर्भीकता से बिना डरे उन्होंने लोगों की आवाज को उठाया, अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों के जो प्रभुत्व था या अंग्रेजों का अगर कहें कि लोगों पर जो शासन था उसका विरोध निर्भीकता से किया। उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं उनका विरोध इन्होंने बिना डरे किया। भारतीय दर्शन से पोषित नैतिक निर्भीकता और आशा भंग का व्यंग्य। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं, उनमें जो नैतिकता का भाव है, निडर होकर अपनी बात कहना, ये भाव उन्होंने कहाँ से सीखा? भारतीय दर्शन से। और आशा भंग, आशा किससे भंग हो गई? जब लॉर्ड कर्जन दोबारा से वायसराय बनकर भारत में आए तो भारतीयों को उनसे बहुत सी आशाएं थी, लेकिन जैसे उन्होंने आते अपने कारनामे शुरू किए, जैसे नगर पालिका को भंग कर देना, कलकत्ता की नगर पालिका सबसे पहले भंग की, उसके बाद दिल्ली दरबार पर उन्होंने नजर रखी, बंगाल के अकाल में उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, ऐसे में उस पर व्यंग्य करते हैं। शिव शंभु शर्मा की प्रमुख विशेषता क्या है कि वह औपनिवेशिक सत्ता को भारतीय विचार दर्शन के आलोक में निर्भीकता से जागरूक करते हैं। औपनिवेशिक सत्ता से अभिप्राय क्या है? जो दूसरे देश के लोगों ने हम पर शासन स्थापित कर रखा है। ये उदाहरण देते हैं राजा मुंज का। बालक भोज के कथन को स्मरण करते हुए लॉर्ड कर्जन को समझाते हैं कि भारत किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं है, न ही विक्रम, अशोक और अकबर इसे साथ ले जा सके। यदि बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर हुए, वही जब इसको साथ नहीं ले जा सके, ना औरंगजेब, ना अलाउद्दीन, महमूद, तैमूर, नादिर इसे लूट कर ले जा पाए, यानी वो आए, उन्होंने लूटपाट मचाई, लेकिन इसे साथ नहीं लेकर जा पाए, आगे भी यह किसी के साथ नहीं जाएगी। यह दृष्टि सत्ता के अहंकार पर करारा प्रहार करती है। दूसरी बार वायसराय बनकर आने पर भारतीयों की आशाएं थी कि कर्जन कुछ सुधारों की घोषणा करेंगे, पर उनका जो पहला भाषण था जो उन्होंने कलकत्ता में दिया, उससे उनकी आशा का अंत सिद्ध हुआ। शिव शंभु इस आशा भंग को करुण और व्यंग्यात्मक भाषा में व्यक्त करते हैं। वे अपने शब्दों में कहते हैं कि अब के आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। नशा किसका था? बदली हुई परिस्थितियों का नशा था, वो अब किरकिरा हो गया, खराब हो गया। इस प्रकार वह जनता की टूटी आशाओं को स्वर देकर सत्ता की नैतिक विफलता उजागर करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है? मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय चेतना। शिव शंभु शर्मा की प्रमुख विशेषता क्या है? तीक्ष्ण व्यंग्य के माध्यम से, तीखे व्यंग्य के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता के विश्वासघात को उजागर करना है। वे भारतीय जलवायु और नमक की तासीर का प्रतीकात्मक प्रयोग कर लॉर्ड कर्जन जैसे शासकों की अमानवीय मानसिकता पर करारा प्रहार करते हैं। वो ये मानते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो ऐसी है और यहाँ के नमक की तासीर भी कुछ इस प्रकार से है कि जो इसको खाता है वो इसी की थाली में छेद करता है। भारत का नमक खाकर भारतवासियों की निंदा करने वाले कर्जन पर किया गया उनका व्यंग्य अत्यंत प्रभावशाली है। कर्जन भी तो यही कर रहा है, भारत में रह रहा है, भारत का ही नमक खा रहा है, भारत के लोगों का ही शोषण कर रहा है और भारत की ही बुराई कर रहा है, जिसमें नमक को विचार बुद्धि, दया और उदारता हर लेने वाली शक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शिव शंभु की दूसरी बड़ी विशेषता है उनकी मानवीय संवेदना। वे भारतीय जनता की दयनीय स्थिति, उसकी कर्मवादी आस्था और सहनशीलता को करुणा के साथ चित्रित करते हैं। उन्हें ये पीड़ा सालती है, दुख देती है कि इतनी भोली, धर्मनिष्ठ और कष्ट सहिष्णु प्रजा को कर्जन धूर्त कहता है, मक्कार कहता है, यानी कर्जन उन्हें गाली निकालता है। जबकि भारत की जनता कैसे है? भोली है, धर्म का पालन करने वाली है, कष्ट में सहिष्णुता का भाव रखने वाली है, सहयोग करने वाली है, लेकिन कर्जन उनको क्या कहता है? धूर्त कहता है, मक्कार कहता है। इस प्रकार शिव शंभु का लेखन व्यंग्य, करुणा और राष्ट्रवादी चेतना का सशक्त संगम कहा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? व्यंग्यात्मक दृष्टि और सामाजिक यथार्थ बोध, यानी व्यंग्य के माध्यम से समाज के यथार्थ का चित्रण इन्होंने किया है। यह शिव शंभु की प्रमुख विशेषता है कि तीखे व्यंग्य के माध्यम से शासक और प्रजा के बीच की गहरी खाई को उजागर करना।
होली जैसे समता और भाईचारे के पर्व के संदर्भ में वे आदर्श और यथार्थ का मार्मिक विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। लोकगीत की सरल टेक से आरंभ होकर उनका चिंतन राजा प्रजा संबंधों पर तीखा प्रश्न खड़ा करता है। कृष्ण और उद्धव का उदाहरण देते हैं और ब्रजवासियों के उदाहरण से वे दिखाते हैं कि जहां प्रतीकात्मक रूप से राजा और प्रतिनिधि मौजूद है, वहां भी प्रजा उनसे दूर है। सूर्य तो है लेकिन धूप नहीं, चंद्र है परंतु चांदनी नहीं। ऐसी उक्तियों का पंक्तियों का प्रयोग करके व्यंग्य को और ज्यादा सघन बनाते हैं। शिव शंभू की संवेदना महानगर की दयनीय दशा में जी रही करोड़ों प्रजा के चित्रण में प्रकट होती है। जो महानगरों में दुर्गति हो रही है लोगों की, महानगर में जो दयनीय दशा है उनका चित्रण किया गया है। वहां पर गंदगी है, अभाव और अपमान के बीच जीती जनता की स्थिति देखकर औपनिवेशिक शासन की खोखली शान और कृतघ्नता पर करारा प्रहार करते हैं। कृतघ्नता से विपर्य क्या है? धोखा देने वाले जो भाव है, यानी एहसान फरामोश जिसको कह सकते हैं, वो अपनी खोखली शान के लिए क्या है, एहसान फरामोश हो गया है, उस पर करारा प्रहार किया है। कौन सी? अंग्रेजी शासन पर। तो समाज का यथार्थ चित्रण किया है कि समाज की वास्तविक दशा और दिशा क्या है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनका जीवन कैसे चल रहा है। शिव शंभू के निडर व्यंग्य चेतना और संपादकीय साहस इन्होंने ही अपनी इन निबंधों का संपादन किया था, इन चिट्ठों का संपादन किया था अपनी ही द्वारा संपादित पत्रिका में। शिव शंभू की प्रमुख विशेषता उनकी निर्भीक, स्पष्ट और तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक चेतना है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में फैली घोर दुराशा को बिना लाग लपेट उजागर करते हैं। चारों ओर दुराशा यानी आशा रहित समाज हो गया था। उनके अनुसार अब राजा प्रजा के मिलन और होली की समता का समय समाप्त हो गया। एक समय ये था जब स्वयं राजा जो कृष्ण के रूप में उस समय थे, वो अपने लोगों के साथ होली खेला करते थे, लेकिन क्या वो समय है? शासक को प्रजा के प्रेम की कोई चिंता नहीं रही। शिव शंभू स्वयं को गूंगी प्रजा का वकील मानते हैं और सत्ता के सम्मुख उनके दुख दर्द को रखने का नैतिक दायित्व निभाते हैं। विदाई संभाषण जो इनका चिट्ठा है, उसमें कर्जन की पराजय और पद त्याग को वे व्यंग्य की धार से रेखांकित करते हैं। शासक की क्षणभंगुर सत्ता और समय की अंतिम समानता का दार्शनिक बोध उनके लेखन को गहराई देता है। कर्जन के शासन को घोर दुखांत नाटक कहना शिव शंभू के संपादकीय साहस, सत्यनिष्ठा और राष्ट्रवादी दृष्टि का सशक्त प्रमाण माना जाता है। उन्होंने कर्जन के शासन का विरोध किया और उनके शासन को क्या संज्ञा दी? घोर दुखांत नाटक, यानी एक ऐसा नाटक खेला जा रहा है जिसका अंत कैसा होगा? दुखांत होगा। यानी कर्जन का शासन का अंत दुखांत होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुखांत नाटक का अंत भी दुख भरा होता है। शिव शंभू के जो उनका संपादक करने का साहस था, यानी पत्रिका में जो अपने भावों की अभिव्यक्ति उन्होंने निडरता से की, वो उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, उनका देश प्रेम दिखाती है। शिव शंभू की निर्भीक आलोचना और विवेकशीलता, इनकी प्रमुख विशेषता उनकी निर्भीक, विवेकपूर्ण और व्यंग्य युक्त आलोचना है। वे लॉर्ड कर्जन के विदाई क्षण में भी उसकी क्रूर नीतियों पर सीधा प्रहार करते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि सत्ता में रहते हुए उसने भारत के हित में कुछ भी नहीं किया। बंग विच्छेद यानी बंगाल का विभाजन को वे शासक को स्वेच्छाचारी महत्वाकांक्षा का परिणाम मानते, यानी स्वयं शासक जो उस समय गद्दी पर विराजमान है, वो चाहता था कि बंगाल का विभाजन हो और उसी का परिणाम है। इससे जनता को गहरी पीड़ा पहुंची। इसके साथ ही शिव शंभू का ऐतिहासिक विवेक ये भी स्पष्ट करता है कि किसी एक व्यक्ति के कृत्य या कार्य से देश का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जैसे तुगलक के निर्णयों से दिल्ली समाप्त नहीं हुई, वैसे ही बंगाल का विभाजन करने से बंगाल विनष्ट नहीं होगा। इस संतुलित दृष्टि के माध्यम से वे शासक की क्षणभंगुर, थोड़ी देर के लिए जो उसके पास शक्ति है, और जनता की स्थायित्वशील चेतना को सामने रखते हैं। यानी जनता की चेतना वो स्थायी हो गई है, उसमें गतिशीलता समाप्त हो गई है और शासक अपनी पल भर की शक्ति पर ही अहंकारी हो गया है। शिव शंभू ये भी रेखांकित करते हैं कि ऐसे कृत्यों ने, ऐसे कार्यों ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति भक्ति भाव
प्रार्थना और विनय को व्यर्थ सिद्ध कर दिया है। व्यर्थ यानी बेकार। भारत के लोग जो अंग्रेजों पर विश्वास करते थे, उनके भक्त बन गए थे, उनकी से प्रार्थना का भाव रखते थे, विनय का भाव रखते थे, वो अब खत्म हो गया है। क्यों हो गया है? अंग्रेजों के कार्यों से, उनके कृत्यों से, उनके कारनामों से। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के प्रति कोई भी अच्छे विचार नहीं रखे, अच्छे काम उन्होंने नहीं किए। तो निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त और शिव शंभू की विशेषता, प्रमुख जो लेखन की विशेषता है वो है उनका पैना व्यवहारिक और संप्रेषणीय व्यंग्य है, जिसमें हिंदी गद्य को नई प्रतिष्ठा प्रदान की। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने व्यंग्य को कविता की सीमाओं से निकालकर गद्य में प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। पहले जो काव्य है व्यंग्यात्मक रूप से लिखा जाता था, जैसे कि भ्रमर गीत है सूरदास के द्वारा, उसमें भी तो व्यंग्यात्मकता है। गोपियों के द्वारा व्यंग्य किया जाता है उद्धव पर, कृष्ण पर। तो वही भाव अब कहाँ आ गया? कविता से, काव्य से निकलकर गद्य में आ गया, जिससे वह व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचा। उनके चिट्ठे अपने समय में अत्यंत लोकप्रिय रहे और अनेक लेखकों ने उनकी शैली का अनुकरण किया, यानी उस आधार पर लेखन का कार्य किया। राजनीति, समाज, शिक्षा, सुधार और प्रचार, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने व्यंग्य विनोद के माध्यम से सार्थक हस्तक्षेप किया। गुप्त जी की मौलिक प्रतिभा विशेषतः गद्य में उजागर होती है, जहां उनके 50 से अधिक लेख तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का सजीव और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। भारतेंदु युग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी युग को दिशा देने वाले साहित्यकार के रूप में शिव शंभू की पहचान स्थायी और अविस्मरणीय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया कि शिव शंभू गूंगी प्रजा के वकील हैं। यह कथन उनके शिव शंभू के चिट्ठे का सार प्रस्तुत करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से कर लिया तो यही पॉइंट बार बार अलग अलग प्रश्नों में आपको देखने को मिलेंगे। इन पॉइंटों को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो इस निबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।